अगला अध्याय है हमारा आज का औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव, जिसमें सन 1750 से 1900 के अंतर्गत में है। जैसे क्या है कि हमारे आसपास जो क्षेत्र है जिसमें स्थापित कारखाने के बारे में हमने सुना भी है, देखा भी है, और हमारे आसपास कारखाने जो हैं जो हमारे परिचित से या रिश्तेदार से संबंधित कार्य भी कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश में जो अनेक छोटे छोटे कारखाने हैं जिसमें आप ले सकते हो चावल, कोसा वस्त्र आदि का उत्पादन तो होता ही है। साथ ही साथ जैसे नवापारा, राजिम, भाटापारा, धमतरी आदि स्थानों में भी चावल के मिल चावल तो मिलते ही हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में बड़े कारखाने भी हैं, जैसे भिलाई का स्टील प्लांट जहां लोहा इस्पात का निर्माण होता है। कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना है। बलौदाबाजार जिले में सीमेंट कारखाने हैं, जिसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे और सामाजिक बदलाव किस तरीके से हुआ है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में नए नए कारखाने लग रहे हैं और गांव में या गांव से लोग जो आजीविका के लिए खेती छोड़कर इसी कारखाने में काम किए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और साथ ही साथ उसके आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी आ सकें। जैसे कि प्रदेशों में क्या है, बाज़ारों में हम कारखानों में जो बनी चीज़ों की भरमार देखते हैं या हमें जो रेडीमेड वस्तुएं जो उपलब्ध होती हैं, तो हमने इसके बारे में पिछली भी कक्षाओं में अध्ययन किए थे, जो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत किस तरीके से निर्माण किया जाता है। आइए हम इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे और अध्ययन भी करेंगे किस तरीके से कारखाने का काम किया जाता है और सामाजिक बदलाव कैसे आया। जैसे कारखाना लगाना है या लोगों का जो है कृषि के अंतर्गत कारखाने में काम किए जाने या औद्योगिक उत्पादन की जो दैनिक जीवन के लिए जो खपत या दैनिक जीवन की जो हमें जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो वास्तव में इससे यह है कि जो हमारे जीने व सोचने के जो तरीके हैं, किस तरीके से परिवेश में परिवर्तन या अंतर आता है। जो औद्योगिक उत्पादन हमेशा से तो नहीं, लेकिन इसके अंतर्गत यह 18वीं सदी से ब्रिटेन के अंतर्गत शुरुआत हुई थी, जो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत शुरुआत हुआ। औद्योगिक क्रांति जिसमें ब्रिटेन ने सन 1780 से सन 1850 के बीच जब अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हुआ था, तब उस प्रथम औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। और इस परिवर्तन को क्रांति का दर्जा इस कारण दिया गया था क्योंकि इसमें कुछ दशकों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और समाज की जो बुनियादी हैं उसमें अंतर एवं बहुत परिवर्तन भी दिखाई दिया, जिसके अंतर्गत मनुष्य की उत्पादन क्षमता अभूतपूर्व से जो वृद्धि हुई थी और नए जीवनपन में नए परिवर्तन के साथ साथ यह पहलू रहा जिसमें आर्थिक स्थिति भी सुधार आया। तो इस क्रांति के अंतर्गत ब्रिटेन का दूरगामी जो प्रभाव क्षेत्र हैं उसमें भी इनका असर पड़ा था और साथ ही साथ बाद में यह जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तन से उन देशों तथा यह विशेष जो शेष विश्व की समाज की अर्थव्यवस्था में काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और साथ ही साथ ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण जो नई मशीनों और तकनीकी की गहराई पर असर पड़ा था और इसी के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति में नए नए मशीनों का निर्माण हुआ। मशीनों एवं तकनीकों के पहले हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया था, लेकिन साथ ही साथ और समय के अनुसार औद्योगिकीकरण की वजह से कुछ समृद्धि हुई और इसी के अंतर्गत प्रारंभ के दौर पर लाखों लोग की स्थिति जो है वह खराब थी, लेकिन साथ साथ परिस्थिति के अनुसार यह कुछ परिवर्तन आया, जिससे इसमें स्त्रियों और बच्चे भी शामिल थे और इनके जो कारण अनेक सामाजिक परिवर्तन भी हुआ और आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो फलस्वरूप यहाँ पे यह निर्णय निकला कि सरकार को श्रमिकों के काम की परिस्थिति के निर्धारण के लिए कानून बनाने भी पड़े थे।
9.1.1, जिसमें आरंभिक औद्योगिकरण, जैसा कि इंग्लैंड, यूरोप और भारत में 17वीं सदी व 18वीं सदी में जब कारखाना स्थापित हुआ था, तो उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो बड़े पैमाने में औद्योगिक उत्पादन तो होने लगा था, लेकिन जो यह उत्पादन जो है कारखानों से नहीं होता था। क्या होता था, इतिहासकार जो हैं औद्योगिकरण के इस चरण में आरंभिक जो औद्योगिकरण है इनका नाम तो दे दिए, लेकिन देश विदेश में बढ़ते व्यापार को देखते हुए शहरों में भी यह परिवर्तन आया, जिसमें कपड़े, लोहे के औजार आदि चीज़ों का उत्पादन बढ़ाने में जुट गए थे। वे गांव के किसान और कारीगर को अग्रिम पैसा देते थे, जिससे यह काम करते थे, कार्य करते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते। लेकिन वे कारीगर विवश करते थे कि वे निश्चित समय में क्या करना चाहिए, उनको माल तैयार करके बेचें, और इससे यह होता था कि लेकिन वह काम ज़्यादा होने के कारण वह समय के अनुरूप तैयार माल नहीं होता, जिससे वह आरंभिक औद्योगिक व्यापार जो है उससे कम हो जाता था। और साथ ही साथ उन चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय कारीगरों के घरों में होता था। तो इसमें यह था कि हर सौदागर जो है अधीन सैकड़ों मजदूरों के काम करते थे। तो इस तरह से बड़ी संख्या में लोग औद्योगिक उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पैसों के लेन देन के ताने बाने से जुड़ गए थे, और साथ ही साथ यह आरंभिक उद्योग करना भी सीखे थे। अगला है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में सबसे पहले तो 1730 के दशक में कारखाने तो खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि 18वीं सदी में हुई थी, क्योंकि गांव में जो बिखरे उत्पादन की वजह से और जगह से अंतर्गत वह शहरों में एक छत के नीचे उत्पादन होने लगा। जब कारखाना उत्पादन का मतलब होता है कि जो अधिक मात्रा में उनका उत्पादन हो, तो इसे संभव बनाने के लिए इसमें पूंजी चाहिए, मजदूर चाहिए और उन चीज़ों के लिए बाज़ार में कच्चा माल उपलब्ध होना ज़रूरी है। लेकिन ब्रिटेन में जो धनी व्यापारी थे वे पूंजी लगा रहे थे। वे अपने माल के लिए बढ़ती मांग को लेकर वह आश्वस्त थे, लेकिन काम करने के लिए गांव व शहरों में मजदूर उपलब्ध थे। तो इससे अधिक उत्पादन को समय में करने के लिए नई मशीन भी आविष्कार हुआ था, जिसके अंतर्गत वह समय के अंतर्गत उद्योग का विकास हो सके। आविष्कार और कारखाना। 18वीं शताब्दी में लगभग जैसे 26,000 आविष्कारों में जब पंजीकरण का पेटेंट किया, तब उनमें उत्पादन की प्रक्रिया प्रत्येक चरण में कुशलता बढ़ रही थी और साथ ही साथ मजदूरों का उत्पादन भी बढ़ा। तो पहले तो बेहतर माल भी बनने लगा था, और साथ ही साथ परिवर्तन जब हुआ तो कपड़ा उद्योग है सबसे तेज़ी से विकास हुआ था, जिसमें सूत काटने, बुनने से लेकर कपड़े के अंतिम रूप देने तक में यह मशीन बन गई थी। लेकिन इसके बाद जो रिचर्ड आर्कराइट ने जब सूती कपड़ा मिल में रूप रेखा सामने रखी, तब यह कपड़ा उत्पादन जो है गांव में फैला, और यह काम जो है लोग अपने घरों में करने लगे थे, जिससे कारखानों में सारी प्रक्रिया जो है एक छत के नीचे होने से एक मालिक के हाथों में आ गई थी, और इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया जो निगरानी, गुणवत्ता और ध्यान में रखना, यह मजदूरों पर नज़र रखना भी संभव हो गया था, जब तक कि उत्पादन गांवों में हो रहा था। तो यह सारी बातें संभव नहीं है कि वह किस तरीके से आविष्कार एवं कारखाने का निर्माण कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति में सबसे बड़ा परिवर्तन यह था परिवहन। परिवहन के अंतर्गत बढ़ते व्यापार और उद्योगों का एक बहुत बड़ी ज़रूरत माना जा सकता था, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते थे, अगर सामान को लाना ले जाना है तो इसके लिए यह परिवहन बहुत आवश्यक है। इसके पहले क्या होता था, नहरों की
नहरों पर जाल बिछाया जाता था ताकि उस नावों के द्वारा क्या करते थे, सामान को कम खर्चे में पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके बाद जब रेल की पटरियां या गाड़ी को खींचने का जब प्रयोग शुरू हुआ था, तभी खींचने के लिए जब शुरू में घोड़ों का उपयोग तो होता था, लेकिन बाद में भाप इंजन का उपयोग किया जाने लगा और साथ ही साथ भाप से जो चलने वाला रेल का इंजन जॉर्ज स्टेफसन ने सन 1814 में बनाया, जिससे अब रेलगाड़ियों के परिवहन का एक नया साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध रहती हैं एवं सस्ती व तेजी से भी माल को या यात्री को दोनों को ढोने का काम करती हैं। और इस साधन में एक बहुत बड़ा आविष्कार यह हुआ था जिसमें लोहे की पटरी और भाप का इंजन माना गया है। रेल के आविष्कार के साथ साथ औद्योगिकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया भी इसी दूसरे चरण में प्रवेश किया, जिसके अंतर्गत परिवहन में बदलाव के साथ साथ अनेक परिवर्तन हुए और यह औद्योगिक क्रांति अंतर्गत यह सहायता भी मिली। औद्योगिकी क्रांति एवं ब्रिटेन में ही क्यों, 18वीं सदी में क्यों नहीं? तो पहला देश ब्रिटेन जो जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का तो अनुभव किया था, यह वहाँ क्यों संभव हुआ और उस समय ही क्यों? तो ये प्रश्न जो है विवाद के लिए उत्पन्न हुए थे, जिससे इतिहासकार यह मानते थे कि उस समय जो व्यापक परिवर्तन और किन्हीं एक या दो कारणों से नहीं बल्कि कई सकारात्मक परिस्थितियों के सहयोग से होते हैं। तो इसमें 18वीं सदी में औद्योगिकीकरण के लिए ब्रिटेन ही ऐसा क्या सकारात्मक बातें थी जिसके अंतर्गत किस तरीके से इसमें औद्योगिक क्रांति का निर्माण हुआ था। आइए आगे देखते हैं, जिसमें आता है राजनैतिक परिस्थिति। ब्रिटेन जिसमें 17वीं सदी में जब राजनीतिक दृष्टि से यह संतुलित रहा कि इनके जो तीनों हिस्से हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, पर एक ही राजा का शासन था। इसका अर्थ यह होता है कि जो संपूर्ण राज्य हैं वह एक ही कानून की व्यवस्था और एक ही सिक्का या मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत बाजार की व्यवस्था तो थी, लेकिन व्यापार के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध भी हुआ था। तो वहाँ के जो राजा या राज्य शासन जो है व्यापार के उद्योगों को रोकने वाली व्यवस्था को हटाना या कम कर दिया था, जिससे राज्य में उद्योगों के निवेश नहीं किया और ज़रूरत पड़ने पर वह 1830 में राज्य ऐसी सीमा शुल्क लागत की जिससे विदेश से बने औद्योगिक उत्पादन ब्रिटेन में महंगे हो गए और लोग फिर इंग्लैंड से बनी चीज़ों को खरीदने लगे थे। तो इसके अंतर्गत 1846 में जब ब्रिटेन ने उद्योग व कृषि की रक्षा के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को हटाने लगा, तब ब्रिटेन में किसी भी सामान पर आयात निर्यात करने पर एक समान शुल्क चुकाना पड़ता था। अगला आता है घरेलू बाजार। जैसे औद्योगिकरण से किसी भी चीज़ का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है जिसे बेचने के लिए बड़े बाजार की ज़रूरत तो होती है। तो देखते हैं जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत तो 16वीं शताब्दी में जब राजनीतिक एकता और प्रशासनिक केंद्रीकरण का कारण संपूर्ण ब्रिटेन में एक आर्थिक नीति लागू हुई, जिससे बाजार व्यवस्था और स्थानीय सामंतों के अधिकार पहले से कोई भी हस्तक्षेप तो नहीं था। तो इसके अंतर्गत या इससे गुजरने वाले जो माल पर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकते थे। जैसा कि पूरे देश में एक व्यवस्था, जैसे एक कर व्यवस्था है, एक माप तौल और एक से होकर जब गुजरने वाला माल पर कोई कर नहीं लगाया जाता, तो इसके लिए वह मुद्रा प्रणाली स्थापित हुई थी। तो इसमें यह था कि देश का जो व्यापार करना आसान तो हो गया, लेकिन देश के आंतरिक व्यापार जो है तेजी से बढ़ गया था। और साथ ही साथ 17वीं शताब्दी जैसे ब्रिटेन में जब लेन देन से मुद्रा या व्यापक उपयोग होने लगा था, तो इसके पहले क्या था, वे अनाज ही लेन देन का माध्यम था और वस्तु विनिमय व्यापक तो था, लेकिन साथ ही साथ व्यापार को बढ़ाने में जब 17वीं सदी से वस्तु विनिमय कम हो गया और मजदूरी, ज़मीन
का लगान, कर आदि नगद रूप में क्या हो गए थे, अदा किया जाता था। जब यह एक महत्वपूर्ण था तो कृषि का व्यापारीकरण प्रमुख माना गया। अब क्या हो गया है, खेती जो है घरेलू उपयोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए होने लगी है। अतः गांवों में भी मुद्रा का चलन बढ़ गया। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए, जिससे वह वस्तुओं के लिए बिक्री के लिए बाजार का विस्तार होता गया था। अगला आता है कृषि का व्यापारीकरण और कृषि क्रांति। जैसा कि ब्रिटेन में 15वीं सदी से ही अनाज, मांस और ऊन का व्यापार बढ़ रहा था, तो इसके कारण वह बहुत से किसान बाजार के लिए उत्पादन करने लगे और साथ ही साथ 17वीं सदी की कीमतों में तेजी से वृद्धि भी आई, जिस कारण कृषकों को अधिक तो लाभ हुआ। जब जमींदारों ने यह देखा कि खेती में रुचि लेने लगे तो उन्होंने किसानों को अपनी ज़मीन से हटाकर मुनाफे के लिए वह खुद मजदूरों में खेती करवाने लगे। जब 18वीं सदी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर पर गुजरा गुजरा तब वह कृषि क्रांति कहा गया था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके कारण जमींदारों ने अपनी ज़मीन से किसानों को बेदखल कर दिया, लेकिन आसपास के किसान के खेत खरीद लिए और चारागाह जैसे गांव में सार्वजनिक जमीन को भी घेर लिया। तो उन्होंने इस प्रकार यहाँ पे बड़ी जो भूत संपदाएं बना ली थी, जिस पर वे नई तकनीक से खेती करवाते और व्यावसायिक भेड़ पालन करवाते। इससे खाद्यान्न, ऊन, मांस और उत्पादन तो बढ़ा, मगर किसानों की आजीविका भी छीन गई और वे इससे भूमिहीन भी हो गए थे और गांव में सार्वजनिक जमीन पर अपने पशुओं को चराने या चरागाह को कहीं काम धंधे की तलाश में मजबूर होना पड़ गया। इस तरह यहाँ पे कृषि क्रांति में औद्योगिक क्रांति को दोहराया और यह देखा गया कि संपूर्णतः व्यापार के उद्देश्य के लिए करना एवं दूसरा है कृषि को औद्योगिक मजदूर बनाने का मदद मिल सका था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपनिवेश। जैसा कि 17वीं सदी जब अंत में ब्रिटेन के व्यापारी जैसे चीन, भारत, अफ्रीका, अमेरिका आदि जब सक्रिय व्यापार या राजनीतिक में लगे हुए थे, तब इस कारण ब्रिटेन में धन और पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तो थी, लेकिन अमेरिकी उपनिवेश के कारण उन्हें सस्ते कपास, अनाज उपलब्ध हुए और साथ ही साथ वे इसके बदले में उपनिवेश ब्रिटेन में बने औद्योगिक उत्पादन को खरीदते थे और ब्रिटेन के महासागर विश्व व्यापार के केंद्र बन चुके। इस कारण यहाँ बैंक आदि वित्तीय संस्थाएं बनी जो किसी आर्थिक परियोजना के लिए नहीं बल्कि वित्तीय उपलब्ध करा सकती थी और ब्रिटेन में कारखाना लगाने के लिए यह सब सुविधाएं भी दिया गया था, जिससे इनके अंतर्गत वह पूंजी ईंधन उपलब्ध कर मुनाफे कर वह पूंजी निवेश कर सकें।